दर्पण हिंदी पाठमाला 8 पाठ 10 काबुली वाला। मेरी छोटी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। वो 1 वर्ष की थी तभी उसने बोलना सीख लिया था और तब से आज तक सोते समय के अतिरिक्त मैंने उसे खामोश नहीं देखा था। कुछ न कुछ और चकर चकर बोलते जाना उसकी विशेषता है। जब कभी उसकी माँ उसे डांट देती तो वो खामोश हो जाती। तब हम सबको बड़ा ही अप्राकृतिक सा लगता। वैसा वातावरण मुझसे अधिक देर तक सहा नहीं जाता, इसलिए मेरे साथ उसका वार्तालाप बड़े उत्साह से जारी रहता है। उस दिन सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि मिनी ने वहां आकर बताना शुरू कर दिया। रामदयाल दरबानकल का को कौवा बोलता था। वो कुछ जानता नहीं है ना बाबूजी। अभी मैं उसे विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में कुछ बताता कि उससे पहले ही उसने दूसरा विषय छेड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था, आकाश में से हाथी सूंड से पानी बरसाता है, इसी से बरसात होती है। बाबूजी, भोला झूठ कहता है ना, खाली बक बक किया करता है, दिन रात अगड़म बगड़म बकता रहता है। उसने मेरी मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली, ए काबुली वाला। मैला ढीला कुर्ता पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली सी झोली लटकाए, हाथ में अंगूरों की कुछ पेटियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली वाला, काबुल देश का निवासी, धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदित हुए होंगे, वो बताना असंभव है। उसने जोर से पुकारना शुरू किया। मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाला पलटकर घर की तरफ आने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में शायद ये भ्रम जड़े जमाए बैठा था कि उसकी उस मैली कुचैली झोली में शायद 2-4 उसके जैसी बच्चियां अवश्य ही कैद होंगी। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ उठाकर दुआ सलाम की और खड़ा हो गया। घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। मैंने कुछ सौदा खरीद लिया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अब्दुल रहमान रूसी, अंग्रेज आदि को लेकर अंग्रेजी सीमांत राज्यों की रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बिटिया कहाँ गई? मैंने मिनी को आवाज लगाकर बुला लिया। मेरा अभिप्राय यही था कि उसके मन से काबुली वाले को लेकर उत्पन्न व्यर्थ के भय को दूर कर दूं। काबुली के मुख और झोली की ओर संदेहात्मक दृष्टि डालती हुई वो मेरे करीब आ खड़ी हुई। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और काजू निकालकर उसे देने चाहे, मगर उसने लेने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि सहमकर मेरे घुटनों से और अधिक लिपट गई। ये था काबुली वाले से मिनी का परिचय। फिर कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था, देखा मिनी दरवाजे के पास बेंच पर बैठी काबुली वाले से हंस हंसकर बातें कर रही थी और काबुली वाला उसके पैरों के समीप बैठा मुस्कुराता हुआ उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। बीच बीच में हिंदी फारसी की मिली जुली भाषा में अपनी राय भी व्यक्त करता जाता था। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में मेरे अतिरिक्त ऐसा धैर्य वाला श्रोता आज ही मिला था, वरना तो हर कोई कुछ देर उसकी चक चक सुनने के बाद उसे डांट देता था। मैंने देखा कि उसके फ्रॉक की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई है। मैंने काबुली वाले से कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दी, जिसे उसने सहज भाव से लेकर अपनी झोली में डाल लिया। कुछ देर बाद घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर घर में बवाल मचा है। मिनी की माँ डांट डपटकर मिनी से पूछ रही थी, बता, कहाँ से लाई है यह अठन्नी? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले ने क्यों दी है और तूने अठन्नी ली कैसे, बता। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने आप ही दी है। मैं सारा माजरा समझ गया। जो अठन्नी मैंने काबुली वाले को दी थी, वही अठन्नी उसने मिनी को दे दी थी। अतः मैंने जाकर मिनी की माँ को समझाकर उसे उस संकट से उबारा।
फिर एकांत में ले जाकर मैंने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि काबुली वाले से उसकी भेंट रोज ही होती है और वह रोज उसे पिस्ते बादाम देता है और काफी देर तक बड़े प्यार से उसकी चकल्लस भी सुनता है। कैसी बातें करता है काबुली वाला? जब मैंने मिनी से पूछा तो उसने जो बताया उसके पीछे मित्रता और ठिठोली की भावना थी। मसलन मिनी काबुली वाले, जिसका नाम रहमत था, को देखकर हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? काबुली वाला मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाथी। इस प्रकार का हल्का फुल्का परिहास दोनों में चलता और दोनों ही इससे आनंदित होते। मुझे सुहानी सुबह में एक उम्रदराज व्यक्ति और एक अबोध बालिका का यह हास परिहास बड़ा ही भला लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा। हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती है, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के होने के कारण नन्ही सी बच्ची को ससुराल के विषय में अधिक कुछ नहीं बता पाए थे। अतः वो काबुली वाले की बात समझ ही नहीं पाती थी। उसे ससुराल का अर्थ नहीं मालूम था, किंतु मिनी और उत्तर न दे, यह उसके स्वभाव के विरुद्ध था। अतः उत्तर के बजाय वह भी प्रश्न दाग देती, क्या तुम ससुराल जाओगे? काबुली वाला मुट्ठी बांधकर हाथ ऊपर उठाता, मैं ससुर को मारूंगा। ये सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजान जीव की दुर्दशा की कल्पना करके ठठाकर हंस पड़ती। मिनी की माँ काफी वहमी स्वभाव की महिला है। गली में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसे लगता कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में ये दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोरों, डकैतों, शराबियों, सांपों, बाघों, रोगों, तिलचट्टों और गोरों से भरी पड़ी है। मगर मैं इस शक संदेह के कारण काबुली वाले को बिना किसी दोष के अपने घर आने से मना न कर सका। हर वर्ष वह माघ के अंत तक अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर, दुकान दुकान घूमना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई किताब के प्रूफ संशोधित कर रहा था। पिछले 2-3 दिनों से सर्दी का काफी जोर है। अच्छे अच्छों की ची बुलवा दी है इस जाड़े ने। जिधर देखो उधर जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्माहट मुझे अच्छी प्रतीत हो रही है। लगभग 8 बजे का समय होगा। ठीक इसी समय गली में जोर का शोर सुनाई दिया। उत्सुकतावश उठकर खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखता हूँ कि अपने उस काबुली वाले को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? पता चला कि हमारे एक पड़ोसी ने काबुली वाले से कुछ रुपया उधार लेकर रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये तो उसने चुका दिए, मगर कुछ उसकी और बाकी थे, जिन्हें चुकाने से पहले उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में तू मैं हुई और बात बढ़ गई। काबुली वाले को इतना गुस्सा आया कि उसने छुरा निकालकर उसे घोंप दिया। काबुली वाला उर्फ रहमत उस झूठे बेईमान आदमी को भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द कह रहा था। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला, पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की नोक-झोंक न हो सकी। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका ये जवाब मिनी को अच्छा नहीं लगेगा, अतः झट से हाथ उठाकर मुक्का बनाते हुए बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरेबाजी के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अपने घर में सदा से अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे।
इस दरमियान हमारे मन में एक बार भी यह बात नहीं उठी कि स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला एक इंसान जेल की दीवारों के भीतर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा। और वाचाल मिनी का आचरण तो और भी हैरतअंगेज था। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भुला दिया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके मित्रों में परिवर्तन हुए, फिर मित्रों का स्थान सखियों ने ले लिया। अब वो पिता के कक्ष का भी रुख नहीं करती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आए है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाशवासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। हमारे घर में सूर्योदय से पूर्व ही शहनाई बज रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी बिछोह की पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे संसार में फैला रही है। आज मेरी मिनी का विवाह है। सवेरे से घर में शोर सा मचा हुआ है। आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा था। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे थे। उनकी ठोका पिटी की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। अरे ये करो, वो क्यों नहीं किया, इधर आओ, अरे जरा इधर देखो। ऐसी आवाजें मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में काबुली वाला आया और अभिवादन करके एक तरफ खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास न तो झोली थी और न पहले जैसे लंबे लंबे बाल और न चेहरे पर पहले जैसी चमक। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल शाम ही जेल से छूटा हूँ, उसने धीरे से कहा। मेरे कानों के पास बम सा फूटा। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा मन एकाएक तेजी से धड़कने लगा। मेरे मन में यही इच्छा जागृत हुई कि आज के इस शुभ दिन वो इंसान यहाँ से फौरन ही चला जाए तो अच्छा हो। उसने सोचा होगा कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची होगी। उसने सोचा होगा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता याद करके वो एक पेटी अंगूर और एक कागज में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तान कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ मेहमान आए हैं, सो आज मैं उनके साथ व्यस्त हूँ। आज तुम जाओ, फिर कभी आना। मेरी बात सुनकर वो तुरंत ही जाने को राजी हो गया, पर द्वार के पास जाकर कुछ ठिठका और बोला, क्या तनिक बच्ची को नहीं देख सकता? मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट न हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर उसका चेहरा बुझ सा गया। बेबसी भरी निगाहों से उसने एक बार मेरे चेहरे की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में एक हूक सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं। यही सोचकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया वो स्वयं ही आ रहा है। कक्ष में आकर वो बोला, बाबूजी, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत दया है बाबू साहब, हमेशा याद करूँगा, पैसा रहने दीजिए। तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी मुल्क में एक बच्ची है। मैं उसी को याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला, फिर बड़े जतन से उसकी एक एक तह खोलने लगा। चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। मैंने देखा, कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैलचित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी स्याही लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है।
अपनी बेटी के इस स्मृति चिन्ह को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता, कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है और तब वो स्याही चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके वक्षस्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वो एक मामूली मेवा बेचने वाला है और मैं उच्च वंश का एक रईस हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वो है वही मैं हूँ। वह भी एक पिता है और मैं भी। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और गहनों से लदी फंदी मिनी मारे लज्जा के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे उस अवस्था में देखकर काबुली वाला सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर लज्जावश उसके कपोल सुर्ख हो उठे। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब इस काबुली वाले से मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में पीड़ा की एक लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। जाहिर था कि वो उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। भीतर फिर से शहनाई बजने लगी थी और रहमत यहाँ कलकत्ता में मेरे सामने बैठा जागती आंखों से अफगानिस्तान स्थित अपने घर आंगन का नजारा सा देखता लग रहा था। कौन जाने आज उसके घर भी शहनाई बज रही हो। मैंने एक बड़ा नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी बच्ची के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी को भी सुख होगा। रहमत को रुपये देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 विषय काट देने पड़े, मगर इन सब का मुझे लेश मात्र भी रंज न था। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। रनेवास में औरतें बहुत बिगड़ने लगी। जैसा सोचा था वैसी बिजली बत्ती नहीं करा सका। आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा।